विथ अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और उसके हमारे जिसकी वैकेंसी 3435 पोस्ट है और हमारे चैनल पर इसकी मैराथन स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी ये सीरीज़ की 25वीं वीडियो है। उससे पहले 24 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हर टॉपिक को, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन सभी टॉपिकों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तथा आज तारीख है 11 अप्रैल 2022 और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का पेपर है 6 जून 2022 को। उसके बाद हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना, और जिसके पर्पज़ से ही हमारी स्पेशल पर्पज़ से ही हमारे चैनल पर लगातार वीडियो बनाई जा रही हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो एक ही प्लेस पर 1 बाय 1 एक पॉइंट वाइज वीडियो मिलती रहे, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे वे में हो जाए। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको डाउट हो सकता है बुक कौन सी पढ़े, उसके अलावा डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उसके अलावा फाइनल ईयर की अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट है, 160 प्लस नंबर कैसे स्कोर करें, इस तरह के किसी भी डाउट को आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, MCQ क्वेश्चन को। भारतीय न्यायिक मुकदमा लाया जाता है जिसे भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारतीय न्यायिक पद्धति क्या होता है, PIL, और PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, तो ये USA से अडॉप्ट किया गया है, USA जो कि अमेरिका होता है, तो अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। और इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PN भगवती थे। तो ये कहाँ से लिया गया था, तो PN भगवती थे। और M हिमायतुल्लाह कौन थे, तो M हिमायतुल्लाह जब 1982 में एक प्रेसिडेंट थे, और उसके साथ ये प्रेसिडेंट के साथ ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, यानी एक साथ ये दोनों चीज़ों पर कार्यरत रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है PN भगवती, जो कि PIL कौन लाया था भारत में, तो PN भगवती के समय भारत में लाया गया था। निम्नलिखित देशों में कौन सा एशियन का सदस्य नहीं है, तो एशियन का सदस्य नहीं है बांग्लादेश, और बांग्लादेश एशियन ग्रुप का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश के साथ भारत, किस कंट्री के साथ भारत अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है, तो वो बांग्लादेश के साथ साझा करती है। और बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ पे है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच में एक ट्रेन चली है जिसका नाम है मित्र ट्रेन। उसके अलावा बांग्लादेश और बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, तो बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। और ये बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो 1971 में। और बांग्लादेश भारत के कोलकाता के करीब पड़ता है। उसके अलावा तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दावोस जहाँ विश्व आर्थिक फोरम वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया गया, वो कहाँ पे है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड जो कि इसे स्विस नाम से भी जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। तो यहाँ पर विश्व आर्थिक फोरम का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है, तो किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा शोषक नहीं है, यानी कैल्शियम का अच्छा शोषक नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है चावल। उसके बाद वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर, भारत में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो भारत में लोकसभा सीटें 552 हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति किसका हेड होता है, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा में भारतीय राज्यसभा में सीटें कितनी है, तो 250। उसमें से 200 आते हैं अगले पॉइंट पे, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़सवाला में है। तो केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान जो कि खड़सवाला में है। उसके अलावा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है।
उसके बाद राजमुंद्री में क्या है, तो राजमुंद्री में तम्बाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। उसके अलावा तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कानपुर में है। तो तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कानपुर में। उसके अलावा एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में। उसके बाद चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये है चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये है कटक में। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं की सूची, विजेताओं को चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है, तो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं को चयन करने वाली सूची जो कि नॉर्वे में है, और नॉर्वे में इस सूची है। निम्नलिखित से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, तो 1905 में बंगाल विभाजन किया था। उसके बाद लॉर्ड डफरिन के समय क्या था, तो 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो AHO ह्यूम ने की थी। उसके अलावा 1923 में कांग्रेस के त्रिपुरी बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, INC की प्रथम वोमेन अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो कौन थी, तो सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ था, तो कौन सा क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है चित्तौड़। और झांसी से कौन लड़ा था, तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। उसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने लड़ा था। उसके अलावा लखनऊ से रानी बेगम ने यहाँ पर लड़ा था। तो यहाँ की जो रानी थी उसने चुनाव लड़ा था, वो 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट की थी। और तो इसका करेक्ट आंसर है विद्रोह को प्रभावित नहीं था, तो प्रभावित नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर है चित्तौड़। गांधी सागर बांध परियोजना किस एक भाग पर है, तो गांधी सागर बांध परियोजना जो कि चंबल परियोजना है, चंबल नदी पर बहती है। और चंबल नदी, ये गांधी सागर परियोजना कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। कोसी परियोजना कहाँ पे है, तो कोसी परियोजना जो कि बिहार में है। और बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये किधर से बहती है, तो ये नॉर्थ से बहते हुए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गंगा में आके मिलती है। उसके अलावा दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके अलावा भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहाँ पे है, तो ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। तो गांधी सागर बांध परियोजना कहाँ पे है, तो चंबल नदी पर। कोसी जो कि बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहते हैं, भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो सतलज नदी पर है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है, तो ज्वालामुखी माउंट सेंट हेल्स कहाँ पर स्थित है, तो ये USA पे है। और USA जो कि अमेरिका में है, और वहाँ पर ज्वालामुखी ए है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वहीं संविधान संघ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा संविधान कब बन के तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो संविधान में 395, जब बना था उस समय कितने आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 चैप्टर थे। 8 शेड्यूल
उसके बाद 395 आर्टिकल और 22 चैप्टर थे। उसके अलावा संविधान में कितने तरह के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं? इस समय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो 6 तरह के फंडामेंटल राइट हैं। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? तो फंडामेंटल ड्यूटी 11 है संविधान में। उसके अलावा DPSP क्या होता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो संविधान में ये किसी राज्य के क्या रूल होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। संविधान में एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है 21A, उसके अलावा 45 और उसके अलावा 51A। 51 में जो कि 11 नंबर का जो जोड़ा गया है एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 45 में जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। JP कृपलानी जो कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय INC के प्रेसिडेंट थे, यानी 1947 में JP कृपलानी INC के प्रेसिडेंट थे। और ये सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और ये सबसे लॉन्ग टेन्योर तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, और वही संविधान संघ समिति के अध्यक्ष भी थे। उसके अलावा पहला संविधान में अमेंडमेंट कब हुआ? तो अमेंडमेंट 1950 में हुआ, और अमेंडमेंट 1950 में पहला अमेंडमेंट हुआ भूमि सुधार से संबंधी। उसके बाद मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब हुआ? तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि हुआ पहले तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1909 में हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर रिपोर्ट बनी थी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्न में से कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो तुगलक वंश के शासक थे नासिरुद्दीन मोहम्मद, यानी ऑप्शन सी नासिरुद्दीन मोहम्मद जो कि अंतिम शासक थे। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है? तो सुमेलित पिट्स इंडिया एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट कर्जन जो कि ये ऑप्शन गलत है। उसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग ये सही है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ डलहौजी ने लाया था, एल्बर्ट बिट रिपन ने लाया था, यानी ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1774 में आया था। उसके बाद डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ डलहौजी ने कब लाया था? तो 1854 के समथिंग लाया था। उसके बाद एल्बर्ट बिट जो कि रिपन ने लाया था, लॉर्ड रिपन। उसके बाद कांग्रेस किसके समय आई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय आई थी। और कर्जन के समय क्या हुआ था? तो कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और 1905 के समय लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही सुमेलित नहीं है, तो ये है वर्नाकुलर एक्ट। और वर्नाकुलर एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था। वर्नाकुलर एक्ट 1878 में आया था। और वर्नाकुलर क्या होता है? तो वर्नाकुलर जो पत्तों पर लिखा जाता है, यानी लोकल जो चीज़ें होती हैं उस पर लिखा जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में किस एक का कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो किसका वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। और हाईएस्ट अगर वन एरिया के बात करें तो उसमें पहला नंबर आता है मध्य प्रदेश। वहीं परसेंटेज वाइज एरिया की बात करें तो इसका आता है मिजोरम। मिजोरम एरिया वाइज, परसेंटेज एरिया वाइज मिजोरम सबसे अधिक आता है, वहीं पूरे टोटल एरिया वाइज मध्य प्रदेश नंबर 1 आता है। और कुल न्यूनतम क्षेत्रफल की बात की जाए तो हरियाणा आता है। और हरियाणा में एक वन से रिलेटेड एक स्कीम चलाई जाती है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, जिसका नाम है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो कि वृद्ध वृक्ष को 2500 रुपये उनके मालिकों को दिए जाएंगे। प्राणवायु देवता पेंशन योजना। निम्नलिखित में से
कौन से और जनजाति के लोग रहते हैं? और जनजाति के लोग जो रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार में और जनजाति के लोग रहते हैं। उसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करावती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विभिन्न अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं? केवल इसमें बन सकते हैं केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज। तो इसके केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति तो 1993 के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधक विधेयक। संविधान संशोधक विधेयक जो दोनों विधेयकों में पास होना जरूरी है। और संविधान संशोधक विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है? तो 368 आर्टिकल में आता है। धन विधेयक कौन से आर्टिकल में आता? 110 नंबर के आर्टिकल में आता है। बजट कौन से आर्टिकल में आता है? तो बजट 112 नंबर के आर्टिकल में आता है। संविधान में बजट वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा तो इसका करेक्ट आंसर है संविधान संशोधक विधेयक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उच्च न्यायालयों में एक क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उच्च न्यायालयों में एक का क्षेत्राधिकार है, वो है कलकत्ता। तो कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर होता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो कि परिवर्तित है, इसका करेक्ट आंसर होता है प्रथम संशोधन, जो कि प्रथम संशोधन हुआ था जो 1950 में। और इसमें 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म के बारे में बात होती है। 8वां संशोधन क्या है? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। उस समय से 150 से ज़्यादा आर्टिकल में चेंजिंग हुई थी। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भारतीय 9वीं अनुसूची परिवर्तित है प्रथम संशोधन से, जो कि 1950 में हुआ था। और उस समय चौधरी चरण सिंह जो लैंड रिफॉर्म कमेटी में थे। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? तो महिलाओं को मताधिकार प्राप्त किसने किया? तो सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने किया। तो सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने किया। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। तो धूलकण होता है जो कि विसरण का कारण है। उसके अलावा हीलियम का संकेत H होता है, जलवाष्प से जलवाष्प बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। उसके अलावा वायुमंडल में गैसों की संख्या गैसों कितने होती हैं? तो गैस जैसे कि नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन जो कि 21% होती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% होती है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इस तरह से। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है जो कि धूलकण होता है। चचपार कुट त्यौहार मनाया जाता है। चचपार कुट त्यौहार जो कि मनाया जाता है मिजोरम में। वहीं फूलदेई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसके अलावा हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो फूलदेई त्यौहार हरेला उत्तराखंड में, फूलदेई और हरेला त्यौहार उत्तराखंड में। उसी के साथ चपराल कुट त्यौहार जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो लैगून नहीं है कौन? तो अष्टमुद्री झील जो कि एक लैगून झील नहीं है। उसके अलावा चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा में। उसके अलावा पेरियार झील कहाँ पे है? तो पेरियार झील जो कि केरल में है। केरल में पेरियार नदी भी है और पेरियार झील है। पुलिकट झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो पुलिकट झील जम्मू कश्मीर में, पेरियार झील केरला में और चिल्का झील उड़ीसा में। और कौन सी लैगून झील नहीं है? तो अष्टमुद्री झील है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो देखने के लिए।